हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के पटेल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और अच्छी तरह भी क्राइसिस के टाइम में सेफली रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बैटल ग्राउंड फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2024। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तो क्या मतलब, अभी तो क्या बात करने का 2024 का, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात मतलब किसी भी लोकसभा इलेक्शन के ऊपर लागू हो सकती है। तो ये जो हम आज आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे वो हर एक जो आने वाली विधानसभा इलेक्शन है, लोकल पंचायत बॉडी की इलेक्शन है, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो बात की शुरुआत हम करते हैं कि जैसे एक हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हमारा मेन त्यौहार होता है दिवाली। तो वैसे ही डेमोक्रेसी में हमारा मेन जो त्यौहार होता है वो होती है इलेक्शन। एक तरीके से कहा जाए तो डेमोक्रेसी इलेक्शन के थ्रू ही सांस लेती है। मतलब इलेक्शन जब तक अच्छी तरह से हो रहा है तभी तक डेमोक्रेसी जिंदा है। जब इलेक्शन फेयर एंड क्लियर तरीके से नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता। तो आज हम ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा इलेक्शन सिस्टम भी, और मतलब लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन उनके लिए भी क्या मायने रखता है, उनकी ज़िंदगी के साथ भी कैसे जुड़ा हुआ है। तो आज के इस टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। इलेक्शन जब भी कंडक्ट किया जाता है तो वो कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर लाई करता है कि जैसे कोई भी इलेक्शन लड़ा जा रहा है, विधानसभा का है, पंचायत बॉडीज़ का है, तो उसके अंदर कुछ तरह के टॉपिक रहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा। जैसे 2014 के इलेक्शन थे तो उस टाइम पे कांग्रेस का करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, महंगाई से लोग त्रस्त थे, और उसके बाद मोदी जी का नया नया उदय हुआ था उस टाइम पे, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे मोदी जी का उदय हुआ था। वैसे गुजरात में तो वो थे ही। तो उस टाइम पे मेनली वो जो टॉपिक था उस टाइम पे डेवलपमेंट था, महंगाई से लोगों को आज़ादी का था, थोड़ा नेशनलिज्म भी जुड़ा हुआ था, करप्शन भी थोड़ा वो करने की बात थी। तो इन सब मुद्दों पे वो इलेक्शन लड़ा गया था। हालांकि उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी ने इतना वेल परफॉर्म नहीं किया उस सब चीज़ों पे, और किसी दूसरी लाइन पे वो लोग चले गए जो कि इतना ज़रूरी नहीं था, मैं समझता हूँ। अब हो सकता है आप लोगों की राय अलग भी हो सकती है। वो 2019 का इलेक्शन जो था वो लड़ा गया था नेशनलिज्म पे। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फेक नेशनलिज्म जैसा ही था। और अभी जो 2024 का इलेक्शन आएगा तो वो कौन से मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए जो कि जनता के हित में है। पार्टी के हित में तो हम वो पार्टी सोचेगी कि क्या कौन सा हमारे हित में रहेगा, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये बात करेंगे कि कौन से टॉपिक पे 2024 का इलेक्शन लड़ा जाए जो कि जनता के हित में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जनता को मिले। जो भी पार्टी चुन के आए वो उस टॉपिक के ऊपर काम करे आगे चल के, ताकि जनता का उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो और उनके लिए ज़िंदगी आसान बने। तो हम शुरुआत करते हैं। वैसे हम देखते हैं कि जो भी चुनी हुई सरकार आती है तो उसकी एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ अपने आवाम है, मतलब जो पब्लिक है, उसके लिए उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ रहती हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये चीज़ हमको करना है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी सरकार है, मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है, सिर्फ कांग्रेस की सरकार हो या किसी भी लोकल पार्टी की भी सरकार हो, तो कहीं ना कहीं मुद्दों पे वो पब्लिक की जो उसको ख्याल रखना चाहिए वो ख्याल नहीं रख पाती है। जैसे अभी के सिनेरियो में देखें तो अभी भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट की वो जिम्मेदारी रहती है कि कोविड के टाइम में सबको ऑक्सीजन पूरी तरह से मिले, सबको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, वैक्सीन सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी लगा दी जाए। लेकिन हम ये सब देखते हैं कि उसके अंदर वो गवर्नमेंट इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बहुत सारे लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बहुत सारे लोगों को बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। हालांकि वो उतना ख़राब उसके लिए है नहीं क्राइसिस, पर ये सब होने के चलते हम ये देखते हैं कि ये दिक्कत सब आ रही है कि आदमी को अगर ट्रीटमेंट मिल जाती तो वो ठीक हो जाता, लेकिन ट्रीटमेंट ही नहीं मिली, क्या करे। अभी आदमी को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है।
तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं जो कि वो वेल परफॉर्म गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये सब चीज़ें हुई है। उसी तरह हम देखें तो एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि सबको रोज़गार मिले, लेकिन अभी हम देखते हैं कि बहुत वर्स्ट केस है ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि अभी लोगों के पास रोज़गार ही इतना नहीं है। और वो डाटा भी आया था कि पिछले 45 ईयर में भारत की इतनी ख़राब परिस्थिति कभी एम्प्लॉयमेंट के चलते हुई नहीं थी, लेकिन जो अभी है, मतलब रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करना कि सब लोगों को रोज़गार मिले। अगर वो रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ बेकारी भत्ता या कुछ भी उसको दे दे कि उसकी ज़िंदगी चलती रहे। उसी तरह महंगाई कम करना भी एक स्टेट की जिम्मेदारी है। पेट्रोल के दाम भी अंकुश में आना चाहिए, तेल के दाम, ये से हम गिनने जाए तो बहुत सारी जिम्मेदारी एक स्टेट की बनती है कि करप्शन कम से कम हो, लोगों की ज़िंदगी मतलब आसान बनाना, वही एक सरकार का उद्देश्य रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हर एक सरकार कुछ ना कुछ इसमें फेल रहती है, कि जैसे फार्मर के मुद्दे हो, हेल्थ केयर वर्कर्स के मुद्दे हो, किसी व्यापारी एसोसिएशन के मुद्दे हो, बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मुद्दे हो, तो बहुत सारे में कहीं ना कहीं सरकार वेल परफॉर्म नहीं कर पाती है। मतलब कोई भी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, किसी भी स्टेट में जाओ आप, कांग्रेस की सरकार भी ऐसा नहीं है कि हर जगह पे अच्छी तरह वेल परफॉर्म करेगी। वो भी कहीं ना कहीं वो लोगों का उसके अंदर पूरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाती है। तो हम आज ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सरकार हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर पाती है, उसके पीछे वजह क्या है। तो कहीं ना कहीं वजह वो हमारे अंदर ही छुपी हुई है। कहीं ना कहीं वो पब्लिक का इलेक्शन के टाइम पे जो मूड रहता है वो ही रिफ्लेक्ट सरकार के 5 साल के काम में दिखता है, कि जिस भी टॉपिक पे आपने इलेक्शन लड़ा है सरकार वो ही उस टाइप के थोड़े बहुत काम करेगी। बाकी अगर आप बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उसके अंदर जाते हैं तो वैसा कुछ होता नहीं है। तो मेनली हमारी बात जो है वो ये है कि इलेक्शन कौन से टॉपिक पे लड़ा जाना चाहिए, वो पब्लिक को मतलब एक तय करना होगा। और अगर पब्लिक अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लेती है कि भाई ये जो भी इलेक्शन होगा वो इस टॉपिक पे लड़ा जाएगा, तो कल जाके वो पॉलिटिकल पार्टी को, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी लोकल पार्टी हो, तो सबको मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर आके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो उसके अंदर हम शुरुआत करते हैं कि जो मतलब सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज है अभी के टाइम पे, तो मेनली इलेक्शन उसके मुद्दे पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू किसी भी टॉपिक पे आके वो सब लोग इमोशनल हो जाए और पूरा इलेक्शन उस मोड पे चला जाए, और बाद में इलेक्शन हो जाने के बाद भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं बनेगी, क्योंकि उसके ऊपर उन लोगों ने बात ही नहीं की है जो रियल इश्यू है, तो वो भी उसको एड्रेस करना ही बंद कर देंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो हम ये बात करते हैं कि मेनली इलेक्शन जो है वो पब्लिक की रियल नीड है, कि जो मतलब ये तो नेसेसिटी है कि ये चीज़ तो पब्लिक को इंश्योर करके मिलना ही चाहिए, तो उसके ऊपर ही ज़्यादातर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। तो उसमें जो अभी के टाइम में मुझे दिख रहा है कि ये टॉपिक पे 2024 में इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। तो उसके अंदर अगर हम सोचें तो पहली बात आती है कि महंगाई के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए, कि भाई जो अभी महंगाई है तो उसमें वो मिडिल क्लास आदमी कैसे मैनेज करेगा, जिसकी कमाई कम है तो वो कैसे इस टाइम में जी पाएगा। इतना सब महंगा हो गया सब गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो आदमी उसके अंदर कैसे सर्वाइव करेगा, उसका घर कैसे चलेगा, वो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई है और कुछ भी जो उसको खर्चा करने की ज़रूरत है। तो पहली बात ये है कि एक मेन टॉपिक है। दूसरा है किसी भी चीज़ में मतलब करप्शन कम से कम हो, तो इंश्योर मतलब पब्लिक को ही करना पड़ेगा कि जो पार्टी मतलब करप्शन के ऊपर ज़्यादा बात करेगी उसके लिए कुछ ना कुछ ठोस सबूत लाएगी और उसके ऊपर कुछ कदम उठाएगी, तो ऐसी चीज़ों पे हम उसको वोट करेंगे। नहीं कि किसी भी फालतू बकवास पे हमने वोट कर दिया और हमारे वोट की भी कुछ वैल्यू नहीं रही, और वो पॉलिटिकल पार्टी को भी मज़ा आ गया कि वो ये समझेंगे कि ये लोग तो बेवकूफ़ है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, किसी भी बात पे आप उससे वोट खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तीसरी बात है वो एम्प्लॉयमेंट है, जो का भी करंट मतलब क्राइसिस है, कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो भी पार्टी बात करेगी, जो भी उसके लिए एक ठोस प्लान बना के हमको देगी कि भाई एम्प्लॉयमेंट में इतने लोगों के पास अभी रोज़गार नहीं है, आगे चल के इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर ये सब बाहर आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है, कितना इन्वेस्टमेंट हम बाहर से लेके आएंगे, कितना इंटरनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी गवर्नमेंट जॉब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 5 साल 10 साल में हम इतनी जॉब निकालेंगे। तो ये सब चीज़ों पे जो अच्छी तरह से बात करेगा
तो उसके ऊपर लोगों को वो वोट अपना देना चाहिए। और जो कि अगर इस टॉपिक पे लड़ा जाता है तो मतलब एक पार्टी भी अगर उसके ऊपर बात करती है तो दूसरी पार्टी को अपने आप उसके ऊपर आना ही पड़ेगा और उसको अच्छे से अच्छे उसके अंदर बात रखनी पड़ेगी कि भाई हम इसके ये स्टेप उठाने वाले हैं। तो फिर उसके ऊपर अगर सरकार किसी की भी बनी, चाहे जो भी करंट पार्टी है उसकी बनती है, दूसरी पार्टी की बनती है, लेकिन अगर एक बार ये टॉपिक चल गया तो कुछ ना कुछ ठोस कदम उन लोगों को उठाना ही पड़ेगा, जो भी सरकार में आएगा। वोट से अगर बीजेपी भी आए, कांग्रेस भी आए या किसी लोकल पार्टी की भी सरकार बने, तो मतलब उसको आके वो तुरंत उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वो जिम्मेदारी हमारी है, वो अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि भाई हम ऐसे टाइप के आदमी को वोट देंगे जो हमारे लिए रियल नीड के बारे में बात करेगा। ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तान के बारे में बात करेगा या हिंदू धर्म के बारे में बहुत उस टाइप पे बात करेगा या किसी कौमी हुल्लड़ के बारे में बात करेगा या धर्म के नाम पे हमको बांटेगा। इस तरह से हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं। वो हम क्लियर हमको एक करना पड़ेगा कि जो हमारे रियल इश्यू पे बात करेगा हम उसको ही वोट देंगे। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को, हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो कि एक स्टेट की जिम्मेदारी है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बात करेगा, उसके अंदर जो कुछ ठोस कदम उठाएगा, जो अपना प्लान बताएगा भाई हम इस तरह से हम इसके अंदर कुछ करने वाले हैं, तो ऐसे आदमी को ही हम अपना MP MLA चुनेंगे, नहीं कि ऐसे ही किसी बकवास आदमी को हमने चुन लिया। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आम आदमी पार्टी ने जो मतलब रियल इश्यू पे एड्रेस किया है दिल्ली में, हेल्थ केयर है, शिक्षण का लेवल है वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें एक पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि भाई इस तरह से काम भी हो सकता है और ऐसे मुद्दे पर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही मतलब और उसके काम पे ही लोग वो प्रीफर करते हैं कि भाई ये पार्टी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी, और लोगों को उन लोगों ने करके भी दिखाया है कि नहीं इस तरह से हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि हर एक बात पे उन लोगों का एक्सेलेंट ही है, लेकिन ये एक हेल्थ और एजुकेशन के मामले में उन लोगों ने अच्छा खासा कुछ वहाँ पे करके दिखाया है जो एक पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। तो ये सब रियल इश्यू हो गया कि इसके ऊपर जो भी पार्टी बात करेगी हम उसको ही वोट देंगे 2024 में। जैसे फार्मर के कोई टॉपिक है तो उसके अंदर उसके दामों के चलते हैं या उसको जो लागत लगती है, खाद दवा, उसके भाव जो कंट्रोल में रखेगा, तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम रियल इश्यू पे ही बात करेंगे 2024 के इलेक्शन में, नहीं कि ऐसे कोई आलतू फालतू में। अभी हम बात करते हैं आगे चल के, तो बात ऐसी है कि हम ऐसे ही क्यों वोट दे देते हैं। एक एवरेज इंडियन क्यों वो लंबा सोचता नहीं है कि एक एवरेज इंडियन क्यों नहीं समझता है कि कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है और कौन से टॉपिक पे बात करने वाला आदमी से हमको बचना चाहिए और उस नेता को हमको कभी वोट ही नहीं देना चाहिए। तो उसके पीछे जो मुझे वजह लगती है वो ये है कि एक नॉर्मल इंडियन इतना एजुकेटेड भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि उसकी मतलब जनरल अवेयरनेस जो बोल सकते हैं हम कि सोसाइटी के प्रति और जो पूरे नेशन के राष्ट्र के प्रति जो उसकी जनरल अवेयरनेस रहनी चाहिए कि कौन कहाँ पे सरकार में है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन सी सरकार अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी सरकार बुरी परफॉर्म कर रही है, तो वो सब जो बातें उसके अंदर रहती है वो एक एवरेज इंडियन को समझ में नहीं आता इन द सेंस कि वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। और दूसरी बात है कि उसका एजुकेशन लेवल भी इतना डाउन है और वो रूरल में लाइफ अपनी गुजरता है, तो उसको इतना सब कुछ आइडिया भी उसके अंदर नहीं रहता है, जो कि मतलब वो अगर बाहर घूमता फिरता थोड़ा बहुत तो उसको ये सब आइडिया आ जाता कि क्या है, कैसे चल रहा है पूरी दुनिया में। तो इसके चलते हमारे यहाँ क्या है कि एजुकेशन की कमी के वजह से, और एजुकेशन का मायने ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास डिग्री हो और हमको ये सब पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कभी कभी बड़े डिग्री वाले लोगों को भी ये जनरल इश्यू, जनरल नॉलेज और इन सब करंट अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, और कभी कभी कम पढ़ा लिखा आदमी भी इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, जो कि हमको कई जगह देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इतनी जमती नहीं है, जो मतलब एक डेमोक्रेसी का चार्म रहना चाहिए वो इतना नहीं रहता है। उसके पीछे एक वजह भी ये है कि डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन कुछ इतना अच्छा नहीं हमारे लिए कुछ साबित होती है। एक वो तो इश्यू है ही, पर हमारी ये दूसरी फ़र्ज भी है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें और उसको ये समझाएं कि अपना वोट किस तरह से कास्ट करना है और कौन से टॉपिक पे क्या, और हमको अपने वोट देते समय क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। तो अपने वोट देते समय क्या क्या ख्याल रखना चाहिए उसमें अगर हम देखें तो पहली बात तो ये है कि भारत में बहुत सारे स्टेट और सब मतलब जो यूटीज़ हैं उसके अंदर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि मोस्टली लोग कास्टिज़म पे ही प्रीफर करते हैं।
कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी कास्ट वाला खड़ा है, वो चाहे कितना भी बकवास आदमी हो, कुछ एजुकेशन ना हो और कुछ उसको समझ नहीं आता हो, पर वो मतलब किसी भी तरह से उसको टिकट मिल गया, वो दूसरी कास्ट वाला है अपोजिट में, और अगर वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, रियल इश्यू पे बात करता हो, उसकी समझ भी मतलब उस एरिया के बारे में, उस पब्लिक के बारे में बहुत ज़्यादा भी हो, तब भी मैं तो ये सोचता हूँ कि अरे यार ये मेरी कास्ट वाला है ना, इसको ही वोट दूंगा, वो ही मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। हालांकि ये सच नहीं है। जो मतलब कुछ करने की जिसके अंदर उम्मीद है वही हमारे लिए कुछ करेगा। जिसको सिर्फ जीतने से मतलब है, पावर पोजीशन उनसे मतलब है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो जीत जाएगा, फिर भी आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, आपके कास्ट वाला तो भी कुछ नहीं करेगा। कल जाके उसको कहीं लालच मिलेगी तो वो दूसरी गवर्नमेंट में भी चला जाएगा, वो पार्टी भी चेंज कर देगा। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमको ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो कि कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को भी एक थोड़ा बहुत उसकी डिटेल्स अपने वेबसाइट पे और प्रचार के टाइम पे भी बतानी चाहिए कि भाई हमारा उम्मीदवार जो है वो इतना पढ़ा लिखा है, उसको पास्ट एक्सपीरियंस उसका ये है कि उसने यहाँ काम किया है, और ये इलाके में उसकी क्या पकड़ है, क्या समझता है ये इलाके के बारे में, इसके रियल इश्यू के बारे में उसको क्या जानकारी है। तो ये सब अगर चीज़ वो लोग बता दें हैं तो उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, जो कि एक ज़रूरी भी है। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि हमारे यहाँ मतलब एक प्री डिफाइंड माइंड रहता है। प्री डिफाइंड माइंड हम बताएं तो कि एक आदमी है तो वो फिर फिक्स रहेगा उसका कि वो मत कांग्रेस को ही देगा, किसी को भी आप वहाँ पे खड़ा रख दो, बीजेपी वाला उम्मीदवार कितना भी अच्छा हो वो वोट तो कांग्रेस को ही देगा। दूसरी तरफ ऐसा आदमी रहता है जो बीजेपी को वोट देगा, कुछ भी वहाँ पे खड़ा रह जाए, वो कांग्रेस को वोट ही नहीं देगा। तो ये भी एक हमारे लिए जो परमानेंट वोटर रहते हैं हमारे, वो एक बहुत बड़े मतलब एक हेडेक रहते हैं डेमोक्रेसी के लिए, वो एक हेडेक है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसके दिमाग में एक फिक्स रहता है कि मैं तो इसी पार्टी को वोट देने वाला हूँ। तो उसके चलते होता क्या है कि पार्टी फिर किसी भी उम्मीदवार को वहाँ पे खड़ा कर देगी और वो जीत जाएगा। जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है वो असेंबली में जाके, लोकसभा में जाकर क्या बताएगा, क्या करेगा, अपने इश्यू के बारे में क्या बात करेगा। तो वो हमको भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग वोटर, मतलब जो इस बार जिसने कांग्रेस को वोट दिया है वो अगली बार बीजेपी को भी वोट देने की हिम्मत रखता हो, और इस बार बीजेपी को दिया है वो अगली बार किसी और को भी देने की हिम्मत रखता हो। जो इस बार लोकल पार्टी जैसे किसी भी पार्टी को दिया है, आम आदमी पार्टी को दिया है, समाजवादी पार्टी को दिया है, वो आगे चल के किसी बहुजन समाजवादी पार्टी को भी दे सकता है। जैसे मतलब स्विंग वोटर जो हमारे यहाँ रहते हैं उसकी तादाद बहुत कम है। तो उसके चलते हम देखते हैं कि कई कई सालों तक सरकारें नहीं परफॉर्म करने के बाद भी चलती रहती हैं। वो भी एक बहुत बड़ा हेडेक है डेमोक्रेसी के मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस में, कि अपना ये वोटर इतना अच्छा समझदार नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अवेयर नहीं है जितना वो अवेयर होना चाहिए। तीसरी बात जो रहती है वो रहती है कि हम वो टेम्पररी प्लेजर ढूंढते हैं कि भाई ये किसी भी पार्टी का आदमी है, वो इलेक्शन के टाइम पे अपने को खाना वाना खिलाए, मस्त रखे, वो 1 महीना ज़बरदस्त दावत चलती रहे, रोज़ रोज़ वो दारू वारू पिलाए अपने को। हो सकता है अगर थोड़ा अमीर है और पार्टी भी उसको अलाउ करती है तो कुछ पैसा वैसा दे अपने को। तो ऐसे आदमी को हम सोचते हैं कि यार ये आदमी तो अपना ख्याल रखता है, इसको देते हैं वोट, कल जाकर वही कुछ हमारे लिए करेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कोई अमीर आदमी है और सामने वाला आदमी, लड़ने वाला अपोजिट आदमी थोड़ा उसके कंपेरिजन में इतना अमीर नहीं है, तो हो सकता है वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो काम नहीं करेगा और जिसने पैसा उड़ाया वही काम करेगा। हालांकि मेरे को तो ये लगता है कि जिसने पैसा उड़ाया वो काम करेगा ही नहीं। पैसा आदमी तभी इतना ज़्यादा उड़ा सकता है कि जब उसको सत्ता की लालच है। अगर लालच जिसको बहुत ज़्यादा है तो उसको तो कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ ही होगा उसके अंदर, तभी तो अपना पैसा वो लुटा रहा होगा। वो सोचेगा कि अगर मैंने 5-10 करोड़ लगा दिए तो कल जाकर मैं 20 करोड़ कमा लूँगा, तभी मैं अभी तो 5-10 करोड़ लगा रहा हूँ। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक है कि ये चीज़ भी कम होनी चाहिए। मतलब जब तक लोगों की अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये कम होने वाला नहीं है। अगर मैं ये बोलता रहूँ कि सब पॉलिटिशियन ख़राब है यार, सब पैसा देते हैं, सब दारू पिलाते हैं, तो सवाल ये है कि पीता कौन है? अगर कोई नहीं पीता तो वो किसको पिलाएंगे? अगर कोई पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है तो वो किसको पैसा देंगे? तो कहीं ना कहीं हमको मतलब वो उसके डीप रूट तक जाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि उसकी जड़ कहाँ है। जब तक पब्लिक ये समझती नहीं है तब तक हम पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ भी करके ये बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक को चाहिए पैसा तो वो लोग देंगे ही, पब्लिक को चाहिए दारू तो वो लोग देंगे ही। तो ये मेन रीज़न है उसके पीछे। तो अभी आज के वीडियो में हम यही मतलब 2024 के इलेक्शन के लिए जनरल अवेयरनेस जैसा ही था कि लोगों को किस बेस पे वोट देना चाहिए
और पार्टी को किस मुद्दे पे वो इलेक्शन लड़ना चाहिए कि जिसके चलते उनके लिए आगे चल के अच्छा रहे। और दूसरी बात अभी देखी जाए तो मतलब एक सिर्फ सिंपल कमेंट मैं करना चाहूँगा कि अभी जितना हो सके उतना बीजेपी को अपने जो 2014 के इलेक्शन के प्रचार में उन लोगों ने जो जो टॉपिक उठाए थे उनके ऊपर वो अच्छी तरह से काम करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सब आप नेशनलिज्म, हिंदू राष्ट्र, उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा लॉन्ग गेम आप खेल नहीं सकते, क्योंकि आदमी तो कल पब्लिक को अगर रियल इश्यू बढ़ते जाएंगे तो उनको पता ही चल जाएगा कि ये सब पॉइंट कुछ मायने नहीं रखते हैं और हो सकता है 2024 के इलेक्शन में उनके लिए भारी नुकसान पड़े। तो बीजेपी के लिए मतलब मेरा गाइडेंस ये है कि हो सकता है वो रियल इश्यू पे अच्छे से अच्छे परफॉर्म करें और इनके पास इतनी सारी मेजोरिटी है तो चाहे वो कर सकते हैं। तो जितना अच्छा से अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनके चांस 2024 में आने के इतने ही ज़्यादा रहेंगे। और कांग्रेस के लिए मेरा सजेशन ये है कि उन लोगों के पास जो भी 50 MP हैं तो वो मतलब बहुत अच्छे लोग होंगे तो ही इतनी वो मोदी लहर और ये सब बीजेपी के तरफ ही वातावरण में भी वो लोग निकल पाए, तो उनके लिए वो दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको एक अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी बना के और कुछ अच्छी सीटें जीतनी पड़ेगी ताकि अगली 2024 के इलेक्शन में वो कुछ अपना वेल परफॉर्म कर पाए। तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि उन लोगों को अभी से ही लोगों से जुड़ना चाहिए। और जो उसका पार्टी प्रेसिडेंट का हमने अगले इलेक्शन में बात किया था तो वो जल्दी से जल्दी उनका बदलना चाहिए और अभी से रियल इश्यू पे बात करनी चाहिए और एक अच्छी ओपोजिशन के तरह से उनको 3-4 साल काम करना चाहिए। तो आगे चल के वो लोग भी 2024 के इलेक्शन में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। बस दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।